हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। जानेंगे इस क्लास में कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। अभी तक हम जो कोड लिखते आ रहे थे मेन फंक्शन में, उसका क्या मतलब था, साथ के साथ इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नए नए कीवर्ड्स जानेंगे। अब ऊप्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट दो रीजंस की वजह से है। सबसे पहला ये कि आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सारी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऊप्स काम कैसे करता है, ताकि अगर एक लैंग्वेज से दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में शिफ्ट हो तो कॉन्सेप्ट्स हमारे जो हैं वो कोर्स से काफ़ी क्लियर हो। दूसरा रीज़न ये कि प्लेसमेंट्स में जब भी हम बैठते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सवाल पूछ लेते हैं, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, हमें पता हो कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी रिटन में वो हमसे कोड लिखवा कर देख लेते हैं कि ऊप्स के इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके एक कोड लिखिए। ये जावा के अंदर भी होता है, C++ के भी अंदर होता है, इसीलिए हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अब क्लास की शुरुआत करते हैं और लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे, जिसमें जावा ऊप्स डिस्क्राइब्ड है। अगर आपको C++ ऊप्स चाहिए तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी लेक्चर के नोट्स डाले हुए हैं एक सेपरेट वीडियो में, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जावा के हम 15 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं 15 डिफरेंट वीडियोस में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा का पूरा ऊप्स। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब बात करें अगर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकें। अब अगर एग्जाम्पल ले मारुति 800 का, तो मारुति 800 को बनाने से पहले सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा, फिर वो फैक्ट्री वालों को दिया गया होगा, उसके हिसाब से सब कुछ सेटअप हुआ होगा, और फिर सारी की सारी गाड़ियां जो आई वो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आई। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हो गई हर एक गाड़ी जो उस मारुति के फैक्ट्री से निकली, और ब्लूप्रिंट जो था वो हो गई हमारी क्लास। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स होती है सारी एंटिटीज। वो एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी चीज वर्ल्ड के अंदर अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर आनी है तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को बनाने की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है ऑब्जेक्ट, वो क्या क्या चीजें कर सकती है, वो सारा का सारा ब्लूप्रिंट एक क्लास के अंदर लिखा होता है। तो ये मोटा मोटी मतलब होता है क्लास का और ऑब्जेक्ट का। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं पेन का। अब हम एक पेन का एग्जाम्पल ले, तो डिफरेंट हमारे पास पेन्स अगर दिए हो तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उनको अलग अलग कैसे समझेंगे, उनको समझेंगे अलग अलग उनके कलर के हिसाब से। मान लीजिए एक पेन है रेड कलर का, एक पेन है ब्लू कलर का, एक पेन है ब्लैक कलर का। तो अब इन पेन्स को हम जावा के कोड के अंदर कैसे दिखाएं, तो उसके लिए एक क्लास बनाएंगे और फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो जावा के अंदर सबसे पहले तो हमें एक पब्लिक क्लास बनानी होती है हर एक सिंगल फाइल के अंदर। जैसे इस फाइल का नाम है oops.java, तो इसके अंदर एक पब्लिक क्लास बन सकती है कॉल्ड oops। अब यहां पर बात करें तो हमने पब्लिक क्लास oops जो है उसको डिफाइन कर लिया है। इसके अलावा हम मान लेते हैं हमें एक और क्लास बनानी है और इस क्लास का नाम हम देंगे पेन। तो पेन क्लास हमने बना ली। अब ये जो पेन क्लास है इसमें हम ब्लूप्रिंट डिफाइन करेंगे। किसका? एक पेन का। तो एक पेन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? पहली प्रॉपर्टी जो एक पेन के अंदर हो सकती है वो हो सकता है उसका कलर। तो हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग कलर। उसके अलावा उसका ब्रांड भी हो सकता है या उसका टाइप भी हो सकता है। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें लिखेंगे टाइप। अब ये टाइप क्या हो सकता है? या तो वो बॉल पॉइंट पेन हो सकता है या फिर वो जेल पेन हो सकता है। तो ये दोनों टाइप्स हमने कंसिडर किए। ब्रांड को भी के लिए रहने देते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर दी अपने ब्लूप्रिंट के अंदर पेन को बनाने के लिए। अब इसके अलावा पेन से हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? जैसे पेन का काम होता है लिखना, तो फंक्शन परफॉर्म होगा लिखना। तो जो फंक्शंस, जिन मेथड्स के बारे में हमने पहले बात की थी, उनको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स भी हम लिख सकते हैं। तो फंक्शंस जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिख देंगे पब्लिक वॉइड। फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है राइट। तो यहां लिख देते हैं system.out.println राइटिंग समथिंग। तो इस तरीके से हमने एक क्लास बना ली है, मतलब एक ब्लूप्रिंट बना लिया है पेन का।
इस पेन के ब्लूप्रिंट में हमारे पास कलर है, उस पेन का टाइप है और एक फंक्शन है जो वो पेन परफॉर्म करता है, विच इज टू राइट समथिंग। तो वो कुछ लिख देता है। अब हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाया है, हमने अभी मारुति 800 को बना के शोरूम से बाहर नहीं निकाला। अभी हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स। अब क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनाते हैं वो हम बनाने वाले हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो आता है हमारी पब्लिक क्लास के अंदर। ये पेन वाली क्लास अलग है और ये है हमारी पब्लिक क्लास ऊप्स। इसके अंदर लिखेंगे अपना मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो जावा के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी पहली ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं पेन की। उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पेन, यानी उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा क्लास का नाम, मतलब पेन। और पेन 1 उसको हमने नाम दे दिया है, इज इक्वल टू न्यू पेन। ये हो गए फंक्शन जैसे 2 पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से हमने एक पेन को बना लिया। अब इस पेन के लिए हमें कलर और इसका टाइप डिफाइन करना है। तो मान लेते हैं ये एक ब्लू पेन है और जेल पेन है। तो पेन के लिए कलर अगर हम देखें तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पेन के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका कलर प्रॉपर्टी होगी, उसका टाइप प्रॉपर्टी होगी। अगर हम कुछ और बनाते तो उसकी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती। तो प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, डॉट लगाकर। तो पेन 1 डॉट उसका कलर इज इक्वल टू ब्लू। इस तरीके से हमने पेन 1 को कलर दे दिया ब्लू, और अब उसको अगर हमें टाइप देना हो, इज इक्वल टू जेल। तो इस तरीके से हमने पेन को कलर दे दिया, उसको टाइप दे दिया। अब मान लीजिए इस पेन से हमें कुछ लिखना है। अब प्रॉपर्टीज को तो हमने यूज कर लिया था डॉट लगाकर। अब इस मेथड को कैसे कॉल करें, मतलब इसको कैसे कॉल करवाएं इस पेन 1 के लिए। तो उसको कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डॉट लगाना पड़ेगा। तो डॉट लगाने से क्या होगा, हम कॉल करते हैं पेन 1 से हमें लिखना है तो डॉट राइट। कुछ इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कोड एक लिख लिया है। अब इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आया है उसके अंदर प्रिंट हुआ है राइट समथिंग। यानी क्या हुआ, सबसे पहले तो ब्लू कलर उसको असाइन हुआ, फिर जेल उसका टाइप असाइन हुआ, फिर ये राइट फंक्शन कॉल हुआ डॉट की हेल्प से, एंड उसके बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन वाली लाइन कॉल हुई। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके कुछ मेथड्स होते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं यही जैसे कलर हो गया, टाइप हो गया, इस तरीके की चीजें जो उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। साथ में होते हैं मेथड्स। तो इनको कहते हैं हमें क्लास के डेटा और मेंबर्स। डेटा और मेंबर्स यानी कि डेटा जो भी उसमें स्टोर्ड हो रहा है, यानी स्ट्रिंग इंट टाइप का कुछ डेटा, और मेंबर्स यानी उसके फंक्शंस। अब अगर हमें इस पेन के लिए उसका कलर और उसका टाइप अगर प्रिंट करवाना है तो एक और मेथड देखते हैं क्लास के अंदर, पब्लिक वॉइड प्रिंट कलर, और यहां पर हम लिखेंगे दिस डॉट कलर। अब ये दिस क्या होता है, दिस एक्चुअली जावा का एक कीवर्ड है। अब इस प्रिंट कलर फंक्शन को जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही होगी उसका ये कलर प्रिंट करवा देगा। और दिस क्या बताएगा, दिस इस फंक्शन को बताएगा कि इस फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। अब जैसे अभी तो हमने सिर्फ एक ही कलर लिया था, एक ही पेन लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक और पेन क्रिएट करते हैं। तो पेन 2 हमने क्रिएट किया जिसको नाम देंगे न्यू पेन, और इस न्यू पेन में हम कलर असाइन करते हैं ब्लैक। कलर हमने असाइन किया, पेन 2 को हमने टाइप भी दे दिया है। टाइप हम दे देते हैं इसे बॉल पॉइंट। एंड अब क्या करते हैं, पेन 1 के लिए प्रिंट कलर कॉल करते हैं और पेन 2 के लिए प्रिंट कलर कॉल करते हैं। तो पहली बार अगर हमने प्रिंट 1 कॉल किया पेन 1 के लिए, तो प्रिंट कलर में इस दिस कीवर्ड की हेल्प से इस फंक्शन को पता चलेगा, इस मेथड को पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। इसको कॉल किया है पेन 1 ने। फिर दोबारा से प्रिंट कलर कॉल होगा जब पेन 2 से, तब प्रिंट कलर को पता चलेगा कि उसे पेन 2 ने कॉल किया है। इसीलिए दिस हमें किसी भी मेथड के अंदर कहीं भी स्कोप में बताता है कि उस मेथड को, उस जगह को कौन सी ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रही है।
अब इस कोड को भी एक बार रन करते हैं। रन करने से सबसे पहले प्रिंट होगा पेन 1 का कलर, फिर प्रिंट होगा पेन 2 का कलर। पेन 1 का कलर है ब्लू, पेन 2 का कलर है ब्लैक। तो ये हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, साथ के साथ क्लासेस क्या होती हैं और दिस कीवर्ड किस लिए यूज होता है जावा के अंदर। अब एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल लेंगे एक स्टूडेंट का। तो क्लास बनाएंगे, एक और क्लास जिसको नाम देंगे क्लास स्टूडेंट। अब एक चीज हमें ध्यान देनी है, जब भी हम क्लास बना रहे हैं तो यहाँ पर क्लास कीवर्ड उसको बनाने से पहले हमें लिखना पड़ता है। तो ये सिंटैक्स होता है क्लास बनाने का, जो हम शुरुआत से जावा के अंदर देखते आ रहे हैं। दूसरा, क्लासेस के जो नाम होते हैं हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। बाय कन्वेंशन ऐसा होता है, तो बाय कन्वेंशन जावा के अंदर क्लासेस के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, फंक्शंस के नाम बाय कन्वेंशन स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। तो क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर एक स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले हो सकता है उसका कोई नाम, उसके अलावा उसकी कोई एज हमारे पास हो सकती है। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाते हैं इस नाम को प्रिंट करने का। तो पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम दिस डॉट नेम। साथ के साथ अगर हमें एज भी प्रिंट करनी है तो इसको प्रिंट इन्फो नाम दे देते हैं, दिस डॉट एज। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट क्लास बना ली है। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, पेन्स को हम हटा देते हैं, यहां पर बनाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब S1 डॉट नेम अमन अगर हम ले लें और S1 डॉट एज इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, S1 डॉट प्रिंट इन्फो, प्रिंट इन्फो किया, सेव किया अपनी फाइल को एंड इसको रन करेंगे तो अभी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई। अब दोबारा से कुछ कुछ चेंजेस करेंगे सेम के अंदर, सेव करके रन करेंगे तो दोबारा से हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का हमने बेस बना लिया है। अब ध्यान दें, अगर अपनी एक छोटी सी लाइन पर यहां पर लिखा है स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इस लाइन को हम ध्यान से देखने वाले हैं। यहां पर न्यू एक कीवर्ड है जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे ही न्यू कीवर्ड हमने लगा दिया, मेमोरी के अंदर, मेमोरी हीप के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाएगी। उस जगह के अंदर क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर हो जाएगी। तो वो जगह हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से एलोकेट कर दी है। और यहां पर ये जो स्टूडेंट और पैरेंथेसिस है, इस पूरे वर्ड को, इस कीवर्ड को स्टूडेंट उसके साथ पैरेंथेसिस। अब सोचा जाए तो पैरेंथेसिस लगते हैं जहां पर फंक्शन आता है, तो ये भी जावा के अंदर एक फंक्शन ही है। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स नाम का मतलब क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना। तो जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है जावा की ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, उनको बनाना। अब जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को 3 तरीके से हम बना सकते हैं। पहले टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, वो कंस्ट्रक्टर्स, वो फंक्शंस जिनके अंदर पैरामीटर्स नहीं होते। अब कंस्ट्रक्टर को लिखने से पहले उसकी 3 प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सबसे पहला, एक ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होगा या एक क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका सेम नाम होगा जो क्लास का नाम होगा, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। अगर हम स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएं तो उसका नाम भी स्टूडेंट होगा। दूसरी चीज ये, कंस्ट्रक्टर्स कुछ रिटर्न नहीं करते। कंस्ट्रक्शंस मेथड्स ही होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं, पर वो कुछ रिटर्न नहीं करते। ना उनका कोई रिटर्न टाइप होता है, यानी इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब उन पर नहीं चलता, ना ही वॉइड चलता है। उनके ऊपर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता, वो बस ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल हो सकता है। जैसे नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल मेथड्स को कोई ऑब्जेक्ट बार बार कॉल कर सकती है। हम भी बिना ऑब्जेक्ट के भी जो नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं तो उनको बार बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को सिर्फ एक ही बार कॉल किया जाता है। कब कॉल किया जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब पहले टाइप के कंस्ट्रक्टर की बात करें, यानी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास के लिए हमें अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट। अब कायदे से यहां पर रिटर्न टाइप होना चाहिए था, लेकिन रिटर्न टाइप हम लिखते ही नहीं कंस्ट्रक्टर्स के लिए,
तो लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर्स हमें क्या लिखने हैं, नहीं लिखने, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और यहां पर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इस तरीके से हमने पूरा कंस्ट्रक्टर बना दिया है, और जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगी अब, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा होगा और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। एक बार रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सबसे पहले प्रिंट हुआ, यानी कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट जब भी बनी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट हुआ। उसके बाद बाकी के कोड जो है वो रन किया। अब हम अगर सोचें कि कंस्ट्रक्टर पहले तो हमने बनाया नहीं था, इसको हमने डिलीट कर दिया था, तब भी हमारा कोड रन कर रहा था, तो वो कैसे रन कर रहा था? तो एक्चुअली जावा के अंदर अगर हम खुद से कोई नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते क्लास के अंदर, तो जावा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद से कंस्ट्रक्टर बना देता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जावा ने पहले खुद से बनाया हुआ था, लेकिन अब हमने अपना बना दिया, तो फिर जावा ने उसको कॉल किया। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम पैरामीटर्स लेने शुरू करें, यानी यहां पर हम नाम भी ले लें और एज भी ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन खुद से कर सकते हैं। यानी यहां से ये दोनों स्टेटमेंट हटा के हम यहां लिख सकते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहां पर ये जो दिस डॉट नेम है, ये है ऑब्जेक्ट का नाम, और ये नेम है ये पैरामीटर जो पास हुआ है, इसीलिए एक डिफरेंस है। उसके साथ साथ अगर लिखें दिस डॉट एज, तो उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एज। यहां दिस डॉट एज है ऑब्जेक्ट की एज, और ये एज है ये वाला हमारा आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। तो यहां पर नाम और एज आ गई है। अब जब भी हम स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें नाम और एज पास करनी पड़ेगी। तो नाम हम पास कर देते हैं अमन, एज हम पास कर देते हैं 24, एंड उसके बाद प्रिंट इंफॉर्मेशन कॉल कर देंगे। तो इसको एक बार रन करते हैं। रन करते ही हमारे पास आ गया है क्या, सबसे पहले आ गया है नाम, उसके बाद आ गई है एज। तो हमने क्या देखा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स हमने पास कर दिए, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, एंड फाइनली हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई फंक्शन से। अब तीसरे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। C++ से एक कॉन्सेप्ट आया है। C++ के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट भी बन जाते हैं, यूजर को भी डिफाइन करने पड़ते हैं, लेकिन जावा के अंदर सारे कॉपी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो यूजर ही डिफाइन करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंपल काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटर्स में हमारे पास नाम और एज नहीं आया होता, यहाँ पर हमारे पास आया होता एक दूसरा स्टूडेंट जिसको हम नाम देते S2। अब स्टूडेंट आया S2, और हमने क्या किया, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके दिस डॉट नेम में S2 डॉट नेम स्टोर कर दिया, और दिस डॉट एज में S2 डॉट एज हमने स्टोर कर दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कह देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट 2 की सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके अपनी करंट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहा है। इसको करके देखते हैं एक बार। तो स्टूडेंट 1 से अब ये इंफॉर्मेशन यहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्टर हटा दिया है। S1 डॉट नेम को हम लिख देते हैं अमन, S1 डॉट एज को हम लिख देते हैं 24। अब क्या करेंगे, एक और स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट। अब इसके अंदर पास करेंगे हमारा S1, और फिर S2 की इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट करेंगे। साथ के साथ अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो उससे पहले हमें इसको भी कॉल जो है उसको सफिशिएंट कराना पड़े। अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो साथ के साथ हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर भी अब डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट नहीं बन रहा। तो स्टूडेंट, तो एक सिंपल खाली कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको सेव करके अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट में आया अमन और 24। और अपने कोड में अगर ध्यान से देखें तो S2 के लिए तो हमने कभी प्रॉपर्टीज डिफाइन ही नहीं करी, हमने डायरेक्टली क्या किया, S1 की प्रॉपर्टीज को S2 को असाइन कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनानी होती है तो हम कुछ इस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं और वो कॉपी कर देता है सारी प्रॉपर्टीज को। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। साथ के साथ दिस हमने पढ़ा और पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊप्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में।
ऊप्स के अंदर 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस एंड उसके बाद हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान से पढ़ना है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, ये चारों कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते ही हैं। और एक बार हमने ये चारों कॉन्सेप्ट समझ लिए तो चाहे हम जावा से C++ में स्विच कर रहे हैं, C++ से जावा में स्विच कर रहे हैं, हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब जिस तरीके से वर्ल्ड में बैलेंस होता है वैसे जावा के अंदर भी बैलेंस होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा। जैसे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वैसे डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स बहुत स्मार्ट हैं। अब C++ के अंदर तो जैसे हम कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं वैसे ही हम एक और फंक्शन लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टर नाम से, लेकिन जावा के अंदर ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होता है, यानी हमें डिस्ट्रक्टर कभी लिखना ही नहीं पड़ता। जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रही, जो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, जो मेमोरी बस खा रहा है, उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो काफी इंटेलिजेंट तरीके से वो डिटेक्ट करता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट यूज हो रही है कहीं और कोड में, अगर नहीं हो रही तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। इसीलिए हमें खुद से क्लासेस के अंदर डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए जावा काफी एफिशिएंट लैंग्वेज है, हमारा काम बहुत कम कर देती है। तो जब भी जावा के अंदर आपसे कोई पूछे कि डिस्ट्रक्टर्स कैसे लिखते हैं, तो जावा में डिस्ट्रक्टर्स नहीं लिखते, क्योंकि जावा के अंदर होता है गार्बेज कलेक्टर। अब जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली यानी मेनी, बहुत ज्यादा है, मॉर्फिज्म यानी फॉर्म्स। जब हम एक ही काम को अलग अलग तरीके से जावा के अंदर करते हैं तो उसको हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। पहला टाइप रन टाइम पहला टाइप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, दूसरा टाइप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। यहां पर हम सिर्फ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जब इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर बाद में, तब हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो तब यूज होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, तो आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं, पर उन सारे फंक्शंस के सेम नाम होते हैं। मतलब वो फंक्शंस अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं पर उनके नाम सेम है। अब उनके नाम हमने सेम क्यों रखे, वो इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने पहले बनाई थी एक स्टूडेंट क्लास, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की थी। अब मान लेते हैं हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो। अब इस प्रिंट इन्फो फंक्शन के अंदर हम अपना कोई पैरामीटर पास करेंगे। मान लीजिए इन्फॉर्मेशन में हमें सिर्फ नेम दिखाना है, तो नेम हमने पास कर दिया और उसको हमने लिख दिया प्रिंट नेम। अब एक और फंक्शन अगर हम बनाएं, पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो नाम से ही, और उसके अंदर हम पास कर दें एज, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एज को प्रिंट करवाना है स्टूडेंट की। और एक तीसरा फंक्शन हम लिखें, पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो स्ट्रिंग नेम इंट एज, एंड यहां पर हम दोनों चीजें प्रिंट करवाने वाले हैं, यानी नेम प्लस हमारी एज। अब हमने ये 3 फंक्शंस बना दिए सेम क्लास के अंदर और तीनों फंक्शंस का नाम सेम है। इस चीज को, इस इंप्लीमेंटेशन को जावा के अंदर या इवन C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी हमने सेम फंक्शन को बार बार अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हम सम ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट इन्फो कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करवानी होगी सिर्फ वो पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कि कौन से फंक्शन में उसको जाकर वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है। जैसे अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट है S1 और S1 के लिए हमें प्रिंट करवानी है सिर्फ उसकी एज, तो हम कॉल करेंगे प्रिंट इन्फो और उसमें पास कर देंगे S1 की एज, और इसको सेव करके अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट में आएगा 24। उसी तरीके से मान लेते एज के साथ हमें उसका नाम भी प्रिंट करवाना था, तो डॉट नेम, दोबारा से इसे कॉल लगाते हैं। कॉल लगाए तो हमारे पास आ गया हमारा नाम और हमारी एज। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस जब उनके सेम नाम होते हैं तो जावा के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोड करना यानी सेम नाम के फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर क्रिएट करना। अब ऐसा नहीं है कि हम यहां पर लिख दें पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो स्ट्रिंग नेम और पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो स्ट्रिंग उसकी क्लास, यानी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला ये कि कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए इन फंक्शंस के अंदर,
या तो इन फंक्शंस के रिटर्न टाइप अलग अलग होने चाहिए, यानी अगर हमें स्ट्रिंग नेम और दूसरे में भी स्ट्रिंग नेम करना है तो एक का रिटर्न टाइप वॉइड होगा तो दूसरे का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं हो सकता। दूसरी चीज, या अगर इनके रिटर्न टाइप सेम है तो फिर इनके अंदर पैरामीटर्स के टाइप अलग अलग होने चाहिए। एक में अगर स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है तो दूसरे के अंदर इंटीजर, फ्लोट, बूलियन कुछ और होना चाहिए। अगर ये भी सेम है तो इनके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, यानी एक फंक्शन के अंदर अगर हमने पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो स्ट्रिंग नेम दे दिया तो दूसरे फंक्शन के अंदर भी अगर हम पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो स्ट्रिंग नेम दे रहे हैं तो हमें एक और आर्ग्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। अगर यहां से हम इंट एज हटा दें तो फिर एरर आएगा हमारे कोड के अंदर। इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी जब कंपाइलेशन चल रही होती है हमारे कोड की तभी डिटेक्ट कर लेता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हमने पॉलीमॉर्फिज्म को सही से इंप्लीमेंट किया है क्या। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंपाइल टाइम में कंपाइलर ढूंढ ही नहीं पाता अगर कोई एरर्स होते हैं। यहां पर गलती करेंगे तो एरर आएंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, जब कोड रन करेगा तो रन करते टाइम एरर्स आएंगे, जो कि ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर जावा से मान लीजिए हमने कोई बड़ी सी ऐप बनाई है, अब कोडर्स जो होते हैं, प्रोग्रामर्स जो होते हैं, ऐप को रन करके देख तो सकते हैं कि कंपाइलर में कोई प्रॉब्लम आई है क्या जिसको ठीक कर दे, लेकिन एक बार वो ऐप अगर प्रोडक्शन में चली गई, यूजर्स के पास पहुंच गई और वहां पर जाकर रन टाइम में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, रन टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी सारे यूजर्स इंपैक्टेड होते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम की तरफ ज्यादा जाएं और रन टाइम की तरफ थोड़ा सा कम जाए, लेकिन सीखने दोनों है क्योंकि प्लेसमेंट्स में दोनों पूछ लिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स दोनों पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिट करना इंग्लिश में अगर बात करें तो होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करना, और जावा की फॉर्म में क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनहेरिट करना होता है एक क्लास की प्रॉपर्टीज जब कोई दूसरी क्लास लेना चाहती है, मतलब उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को लेना चाहती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास को हमने नाम दिया शेप। अब ये शेप क्लास है और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कलर, यानी कोई शेप बनाएंगे हम और उसका हम कोई कलर दे देंगे। अब हम डिफरेंट शेप्स की अगर बात करें तो रेक्टेंगल अलग होता है, ट्रायंगल अलग होता है, सर्कल अलग होता है। ये अलग अलग शेप्स हैं जिनकी अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग इनका एरिया कैलकुलेशन होता है, पेरीमीटर कैलकुलेशन होता है। इसीलिए इन सबको इस शेप क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इनके लिए हमें अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। तो अलग से हम एक क्लास बनाएंगे ट्रायंगल, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंड्स शेप। तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रायंगल क्लास ने एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ले लिया प्रॉपर्टीज को शेप क्लास की। अब ट्रायंगल क्लास के ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली एक कलर नाम की प्रॉपर्टी होगी, भले ही उसके अंदर हम वो प्रॉपर्टी डिफाइन ना करें। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ट्रायंगल टाइप की, ट्रायंगल T1 इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल। अब T1 के लिए हम कलर अगर लिखें तो मान लीजिए T1 को कलर हम दे रहे हैं रेड, तो यहां पर क्या हुआ, कोई एरर नहीं आया, यानी T1 के पास ऑलरेडी एक कलर नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग थी जिसमें हमने रेड असाइन कर दिया, जबकि ट्रायंगल नाम की क्लास के अंदर हमने कोई कलर डिफाइन ही नहीं किया। तो इसको कहते हैं एक क्लास की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ही नहीं मेथड्स भी, जब दूसरी क्लास इनहेरिट कर लेती है, ले लेती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे हम किसी वेबसाइट का अगर एग्जांपल लें, उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं। अब एक बटन की शेप हमेशा एक एक्सटेंडेड राउंड एजेस वाले रेक्टेंगल की हमें रखनी है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार डिफाइन करेंगे कि शेप क्या होने वाली है, उसके बाद सारी जो बटन, अलग अलग बटन वाली क्लासेस हैं वो उसको इनहेरिट कर लेंगी। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ती है इनहेरिटेंस से। रीयूजेबिलिटी का मतलब हमें बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ता, एक ही कोड को हम बार बार उसकी सब क्लासेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब जिस क्लास से प्रॉपर्टीज ली जाती हैं उस क्लास को कहते हैं बेस क्लास, और जो क्लास प्रॉपर्टीज लेती है उसको हम कहते हैं सब क्लास या चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास को पेरेंट क्लास। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करती है। इनहेरिटेंस के जावा के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, C++ के अंदर 5 टाइप्स होते हैं। C++ के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो जावा के अंदर क्लासेस में नहीं होता, लेकिन जावा स्मार्ट लैंग्वेज है तो इसके अंदर इंटरफेसेस आ जाते हैं। अब अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस।
सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यानी ऊपर एक बेस क्लास होगी, नीचे एक डिराइव्ड क्लास होगी एंड एक सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हमारा बना रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है शेप। अब शेप क्लास के अंदर हम कोई इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं या कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड एरिया। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का काम है एरिया को डिस्प्ले कराना, सो इट डिस्प्लेस एरिया। अब एक दूसरी क्लास बनाते हैं, तो इस क्लास को हम नाम देंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल एक टाइप ऑफ शेप है, तो कह सकते हैं कि शेप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के अंदर तो आ ही जाएंगी, उसके साथ साथ ट्राइंगल के अंदर कुछ अपनी एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो यहां पर एक क्लास बनाते हैं ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल क्लास को, शेप क्लास को इनहेरिट करना है, वो भी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से। और इनहेरिटेंस के लिए जावा के अंदर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड्स। तो हम लिखेंगे क्लास ट्राइंगल एक्सटेंड्स। किस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, मतलब हमारी बेस क्लास क्या है, हमारी बेस क्लास है शेप। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले हम लिखते हैं डिराइव्ड क्लास, उसके बाद लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, उसके बाद लिखते हैं हमारी बेस क्लास। तो इस तरीके से शेप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी हमारी ट्राइंगल क्लास के अंदर आ जाएंगी। अब सारी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, पर वो चीज हम सीखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स जब पढ़ रहे होंगे। पर अभी के लिए मान लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज आ गई है। तो ट्राइंगल क्लास के अंदर हम दोबारा से एरिया फंक्शन बनाते हैं और इस एरिया फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पैरामीटर्स ले लेते हैं। एक ट्राइंगल के लिए उसका एरिया जो होगा उसके लिए हमें चाहिए होगी लेंथ और उसकी हाइट, एंड हम लिख देंगे हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया हमारे ट्राइंगल का एरिया। तो इस तरीके की जो इनहेरिटेंस है उसे हम कहेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, यानी एक लेवल नीचे तक इनहेरिटेंस काम कर रही है। अब इसके अलावा एक और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है, सेकंड टाइप, जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल यानी एक से ज्यादा लेवल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब यहां पर हमने शेप बनाई एक क्लास, उसको ट्राइंगल ने एक्सटेंड कर लिया। अब एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, इसकी जो बेस क्लास बनेगी वो होगी ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आ ही जाएंगी, इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल का डिराइव्ड क्लास बनेगा। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम फिर से कोई और फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए दोबारा से वही फंक्शन बना दिया हमने एरिया, और इसके अंदर पैरामीटर फिर से वही हम सेम पैरामीटर्स ले लेंगे, लेंथ और हमारी हाइट, एंड अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे हमारा एरिया। तो इस तरीके से यहां पर मल्टीपल लेवल्स क्रिएट हो गए, बेसिकली 2 लेवल्स क्रिएट हो गए। सबसे पहली बेस क्लास थी हमारी शेप, शेप के नीचे आई ट्राइंगल, ट्राइंगल के नीचे आई इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से हमारी चेनिंग हो गई इनहेरिटेंस की, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस यानी एक ही बेस क्लास है और मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस ने, मल्टीपल सब क्लासेस, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस ने उसी सेम बेस क्लास को इनहेरिट कर रखा है। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल लें तो शेप को इनहेरिट किया ट्राइंगल क्लास ने। अब एक और क्लास अगर हम बनाएं जिसको नाम दे दे सर्कल, सर्कल भी शेप क्लास को इनहेरिट कर ले और उसके अंदर भी हम एक फंक्शन बना दे एरिया, जो सर्कल का एरिया प्रिंट करवाए। अब सर्कल का एरिया काफी आसान है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ट्राइंगल क्लास की बेस क्लास भी शेप क्लास, सर्कल क्लास की बेस क्लास भी शेप क्लास। इसीलिए इस चीज को, इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। एक हायरार्की बन गई है, सबसे पहले आई हमारी बेस क्लास, उसके बाद आई हमारी डिफरेंट डिराइव्ड क्लासेस। चौथा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जावा के अंदर होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक ही जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। किसी ब्रांच में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस चल रहा होता है, कहीं पर हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रहा होता है, कहीं पर हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस चल रहा होता है। इसके अलावा एक फिफ्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस की फॉर्म में जावा के अंदर नहीं होता, C++ में होता है। जावा के अंदर हम इंटरफेसेस को यूज करते हैं उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, और वो हम देख रहे होंगे आगे जाकर कि कैसा होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है।
यहां पर हमने अपने इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होने वाला है एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन को पढ़ने से पहले हम दो चीजें सीख लेंगे कि हमारे पैकेजेस क्या होते हैं जावा के अंदर, दूसरा हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस की। एक पैकेज की अगर बात करें तो हमें पता है पैकेज का इंग्लिश में मतलब क्या होता है। पैकेज होता है कि एक कार्टन आपने ले लिया, उसके अंदर रिलेटेड जो सामान है उसको आपने डाल दिया, यानी एक जैसे सामान को। जैसे एक पैकेज आपने पेन्स का बना दिया, एक पैकेज आपने इरेजर्स का बना दिया, एक पैकेज आपने पेंसिल्स का बना दिया। उसी तरीके से कोड में भी चीजें लॉजिकली लिखनी होती है। लॉजिकली यानी सामान इस तरीके से फैला नहीं होना चाहिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हम लिख देते हैं जब भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और हमेशा कोई नया बंदा टीम के अंदर आता है तो वो उसी कोड को पढ़ के सीख रहा होता है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है चीजें करना। हम भी एक महीने बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या कोड लिखा था, इसलिए कोड को बहुत अच्छे से लिखना होता है ताकि मतलब समझ में आए। अब उसी अच्छे तरीके से गुड फॉर्मेट में कोड को लिखने का एक तरीका है पैकेजेस बनाना जावा के अंदर। पैकेजेस के अंदर हम रिलेटेड कोड लिखते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लें तो अगर हम एक वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर कोई एक चीज़ हो सकती है जो सिर्फ बटन्स को हैंडल कर रही है, कोई एक चीज़ हो सकती है जो उसके सिर्फ कलर को हैंडल कर रही है या उसका लुक कैसा होने वाला है उसको हैंडल कर रही है। एक चीज़ हो सकती है जो यूज़र के डेटा को हैंडल कर रही है। अब ये तीन अलग अलग पार्ट्स हो गए एक वेबसाइट के। तो इनके लिए अगर हमें कोई इनबिल्ट फंक्शंस बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी अच्छी अच्छी, उनके लिए हम अलग पैकेज बना दें। उसके बटन्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके लिए अलग पैकेज बना दें। साथ के साथ उसमें यूजर का जो डेटा है उसको चेंज करने की, मॉडिफाई, डिलीट, ऐड करने की जो सारी की सारी चीजें होंगी, फंक्शनैलिटी होगी, उसके लिए अलग पैकेज बना दें। तो इस तरीके से पैकेजेस के अलग अलग काम होते हैं। अब जावा के अंदर बात करें तो जावा के अंदर दो टाइप ऑफ पैकेजेस होते हैं। पहले वो जो जावा के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन पैकेजेस। दूसरे वो होते हैं जो यूजर खुद बनाते हैं, यानी हम खुद अपने पैकेजेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें बिल्ट इन पैकेजेस की, तो हमने रियलाइज नहीं किया होगा पर हम आज तक काफी सारे जावा के पैकेजेस यूज करते आ चुके हैं। जैसे अगर हमें इस क्लास के अंदर मान लीजिए कुछ इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ेगी, और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें अपने कोड के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, import java.util.star। इसके बाद हम स्कैनर क्लास को यूज कर पाते हैं। तो एक्चुअली ये java.util जो है ये एक पैकेज है जावा के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी काफी सारी रिलेटेड क्लासेस हैं, मतलब यूटिलिटी क्लासेस हैं, यूटिलिटी फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, जैसे अगर हम लिंक्ड लिस्ट आगे पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स की जब बात करेंगे, हम स्टैक्स पढ़ेंगे, क्यूज पढ़ेंगे, काफी सारी हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर हम क्लासेस का, उस टाइम पर हम पैकेजेस का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो वहां पर वो सारी चीजें भी पैकेजेस होते हैं, ये भी पैकेज है। पैकेज इज बेसिकली कि रिलेटेड आइटम्स, रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप एक साथ डाल दें ताकि ऑर्डर बना रहे, ताकि लॉजिक बना रहे कोड लिखने का। अब सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक नई क्लास, एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल को हम नाम देते हैं बैंक, तो इसको नाम देंगे पब्लिक क्लास बैंक। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टोर कर लेंगे बैंक.java के नाम से, और अब एक नया फोल्डर बना लेते हैं। नए फोल्डर को भी नाम दे देते हैं बैंक, और इस फाइल को वहां पर स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें पैकेज का नाम भी हम बैंक दे देते हैं। तो सेव कर लिया, इसे हमने उठाकर रख दिया अपने बैंक नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारा पैकेज और हमारी बैंक क्लास। अब इस बैंक क्लास के अंदर हम बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जिसमें हो सकता है हमारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन हो, हमारे जितने अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं जिसको नाम देंगे हम अकाउंट। अब इस अकाउंट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे, जिसमें से सबसे पहली हो सकती है हमारा स्ट्रिंग नेम, इसे कर देते हैं पब्लिक। और अपनी ऊप्स क्लास के अंदर इंपोर्ट करेंगे इस पैकेज को। तो किसी पैकेज को यूज करने के लिए उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट लिखकर फिर लिखेंगे हम बैंक। तो इस तरीके से हमने बैंक नाम का जो पैकेज है उसकी सारी जो पब्लिक चीजें हैं उसको इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर उन्हें यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक.अकाउंट के नाम का हम account1 बनाएंगे, न्यू बैंक.अकाउंट। और यहाँ पर account1 को हम नाम दे देंगे, किसके लिए अकाउंट खुला है, हमारे कस्टमर 1 के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम
दूसरे पैकेज की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पैकेज में यूज कर सकते हैं, अपने पैकेज की इन्फॉर्मेशन दूसरे पैकेज में यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स नाम की चीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स जावा के अंदर 4 टाइप के होते हैं, C++ के अंदर 3 टाइप के होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब होता है ये डिफाइन करना कि कौन सी चीज किसको एक्सेसिबल होगी। यानी हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, एक क्लास जो होती है उसमें काफी सारे टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, जैसे हमारे पासवर्ड्स हो गए, जो हम सारी फाइल्स को नहीं देना चाहते। मान लीजिए एक बड़ा सा सिस्टम है कंपनी का जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, उनके लिए भी कुछ कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है। टेक टीम भी काम कर रही है, उनके लिए भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं। साथ के साथ हमारे मैनेजमेंट वाले हैं, उनके लिए भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि जो अकाउंट्स टीम जो पैसे की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या टैक्स की ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी की इंटरनल, वो हमारी टेक टीम को दिखने लग जाए या वो हमारी मैनेजमेंट टीम को दिखने लग जाए। इसी तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हमें देखना पड़ता है कि कौन सी फाइल में जाए, और इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम जावा के अंदर 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जो होते हैं हमारे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक टाइप की। पब्लिक जिसके सामने हमने लिख दिया, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे हमारे पैरामीटर्स हो गए, जैसे स्ट्रिंग नेम के सामने अगर हमने पब्लिक लिख दिया तो ये इंफॉर्मेशन हमारी पूरी की पूरी क्लास में कोई भी एक्सेस कर सकता है। साथ के साथ किसी दूसरे पैकेज में भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। यानी कहीं से भी अगर किसी ने ऑब्जेक्ट बना लिया तो कोई भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब पब्लिक क्लास बैंक के अंदर अगर हम अपना मेन फंक्शन बनाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस फंक्शन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो भी पब्लिक होता है। इसे पब्लिक होने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब कंपाइलर हमारा काम करता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में, तो उसको सबसे पहले ढूंढ कर निकालना पड़ता है कि कौन सी क्लास से एग्जीक्यूशन शुरू करे। इसीलिए वो जो मेन क्लास है उसे हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट नहीं कर सकते, उसे हमेशा पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि वो एक्सेसिबल हो। अब पब्लिक बना लिया, इसके अंदर हम एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट 1। अकाउंट 1 में हमने किया न्यू अकाउंट, तो एक नई ऑब्जेक्ट बना ली। अब अकाउंट 1 का हम कुछ नाम रख देते हैं, तो नेम हमने रखा अपना कॉलेज। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो हमारे पब्लिक नाम था इसको हम एक्सेस कर पाए यहां पर अपनी मेन फंक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट टाइप का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो होता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट हमें खुद से स्पेसिफाई नहीं करता, अब डिफॉल्ट हमें खुद से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, डिफॉल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी किसी भी पैरामीटर के सामने, किसी भी प्रॉपर्टी के सामने, किसी भी फंक्शन के सामने अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो वो डिफॉल्ट टाइप का हो जाता है। डिफॉल्ट टाइप का यानी अपने पैकेज के अंदर सारी की सारी चीजें उसे एक्सेस कर पाएंगी, बस कोई दूसरा पैकेज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी अगर जिस भी फाइल में हमने पैकेज का नाम बैंक रख दिया, सिर्फ वही पैकेजेस हमारे डिफॉल्ट को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहां से अगर हम पब्लिक हटा दें तो ये जो नेम हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे डिफॉल्ट टाइप का। अब तीसरे टाइप का एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड यानी उसे अपने पैकेज में तो सारी चीजें एक्सेस कर सकती है, साथ के साथ अगर दूसरे पैकेज में करना है तो सिर्फ सब क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्टेड लिख दें और फिर लिखें कोई स्ट्रिंग ईमेल, तो ये ईमेल जो इंफॉर्मेशन है इसे सिर्फ दूसरे पैकेज में सब क्लासेस ही एक्सेस कर पा रही होंगी और करंट पैकेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम जो अकाउंट 1 हमने लिया उसके लिए ईमेल हम लिख देते हैं अपना college@gmail.com। चौथे टाइप का एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास होता है प्राइवेट। प्राइवेट को क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एक क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। यानी अकाउंट के अंदर कुछ भी चीज अगर प्राइवेट होगी तो सिर्फ अकाउंट क्लास एक्सेस कर पाएगी, ना उसकी सब क्लासेस एक्सेस करेंगी, ना उसके पैकेज में कोई और क्लास एक्सेस करेगी, ना किसी बाहर के पैकेज को एक्सेस करने दिया जाएगा। यानी ये जो बैंक क्लास है ये भी अकाउंट क्लास की प्राइवेट चीजों को एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे अगर यहां पर हम बना दें प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, तो यहां पर अगर हम कोशिश करें कि अकाउंट 1 का हम पासवर्ड सेट कर दें ABCD, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर एरर आ गया, द फील्ड अकाउंट पासवर्ड इज नॉट विजिबल। यानी इस बैंक क्लास को अकाउंट क्लास के जो प्राइवेट चीजें हैं जैसे उसका पासवर्ड वो विजिबल ही नहीं है, उसको आप रीसेट कर ही नहीं सकते।
अब सवाल आता है तो फिर प्राइवेट चीज़ों को हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो उनके लिए जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है गेटर्स एंड सेटर्स का। तो जब भी कोई चीज़ प्राइवेट होती है तो जावा के अंदर हम दो टाइप के फंक्शंस बना देते हैं। पहले टाइप ऑफ फंक्शंस को हम कह देते हैं गेटर्स। गेटर्स यानी उस प्राइवेट चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन वापस दे दीजिए, और दूसरे टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं सेटर्स, यानी उस प्राइवेट चीज़ की आप कोई वैल्यू सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली उस प्राइवेट चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहे, इंस्टेड उसके लिए फंक्शन बना लिए। यानी हमें क्या करना है, पासवर्ड को अगर गेट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट पासवर्ड। अब गेट पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे दिस डॉट पासवर्ड को, और दिस डॉट पासवर्ड को रिटर्न कर दिया तो ये हो गया हमारा गेटर। अब इसके साथ साथ एक सेटर भी बना सकते हैं, हम चाहें तो कुछ केसेस में पासवर्ड खुद से डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए सेटर नहीं बनाएं। तो यहाँ पर कर देते हैं सेट पासवर्ड, और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं पास नाम से, और दिस डॉट पासवर्ड को हम सेट कर देते हैं स्ट्रिंग पास से। तो यहाँ पर इसे कर देते हैं पब्लिक वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हमने बना दिया गेटर, ये हमने बना दिया सेटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पासवर्ड को सेट करेंगे। तो सेट पासवर्ड में पास करेंगे अपना पासवर्ड ABCD, एंड उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे तो account1 डॉट गेट पासवर्ड। तो गेट पासवर्ड करके पासवर्ड को प्रिंट करवा देंगे। इसको अगर सेव करें और इसे रन करें तो हमारे लिए प्रिंट होना चाहिए हमारे account1 का पासवर्ड, एंड हमारे लिए आउटपुट में आया है ABCD। तो कुछ इस तरीके से हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। अगर हम चाहते कि हम क्या करें, हम सेट करने का ही ऑप्शन ना दें यूजर को, ऑटोमेटिकली उसके लिए पासवर्ड जो है वो सेट हो गया, अब वो दोबारा नहीं सेट कर सकता, तो इस फंक्शन को हम हटा भी सकते हैं कंप्लीटली, इसको प्राइवेट बना सकते हैं। अगर फंक्शन को भी प्राइवेट बना दिया तो फिर इस फंक्शन को हम यहाँ से बैंक क्लास से कॉल नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज है? अब इसका ये यूज है कि इंटरनली बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए गेट पासवर्ड जो है, सबसे पहले सेट पासवर्ड को ऑटोमेटिकली कॉल करे, उसमें कोई रैंडम पासवर्ड वो खुद से डाल दे और उसी को रिटर्न कर दे कि ये आपका पासवर्ड है। तो इस तरीके से सेट पासवर्ड को ये वाली क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारा गेट पासवर्ड जो फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन, वो एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से काफी सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बनाकर बहुत सारी लॉजिकल चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब हमने पढ़ लिए पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर्स। अब बात करते हैं कि हमारे एनकैप्सुलेशन नाम के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ। तो इनडायरेक्टली हमने एनकैप्सुलेशन को पढ़ लिया है। एनकैप्सुलेशन का मतलब देसी भाषा में ये होता है कि आप डेटा और उसके फंक्शंस को कंबाइन कर दें एक ही एंटिटी में। यानी जब भी आप एक क्लास बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, डेटा और उसके फंक्शंस, डेटा यानी हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज, फंक्शंस यानी उसमें लिखे हुए मेथड्स, उन दोनों को कंबाइन करके हमने एक यूनिट के अंदर डाल दिया, और इस यूनिट को जावा के अंदर हमने नाम दे दिया है क्लास। अब इस चीज को हम कह देते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इंग्लिश में होता है कि किसी चीज को एनकैप्सुलेट कर लेना, ढक लेना। तो यहाँ पर हमने डेटा और उसके फंक्शंस यानी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ढक दिया है एक ही यूनिट के अंदर। तो क्लासेस बनाने का मतलब, ऑब्जेक्ट्स बनाने का मतलब इज एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन की मदद से डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो पाता है जावा में। डेटा हाइडिंग यानी आपको कुछ डेटा जो यूजर को दिखाना नहीं है, जो सेंसिटिव डेटा है, उसे आप छुपा लेते हैं। तो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से। जिस चीज को प्राइवेट बनाना है, किस चीज को प्रोटेक्टेड बनाना है, किस चीज को पब्लिक बनाना है, उससे हम देख सकते हैं कि कौन सा डेटा हाइड होगा, किसके लिए हाइड होगा, किस तरीके से हाइड होगा। इसके अलावा एक चौथा मेन पिलर ऑफ ऊप्स होता है जावा के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट चीजें यूजर को दिखा देना और नॉन इंपॉर्टेंट चीजें यूजर से छुपा लेना। अब एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसके लिए बारे में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर को इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देना और फालतू चीजें उससे छुपा लेना। अब एब्स्ट्रैक्शन को जावा के अंदर दो तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं। पहला हो सकता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएं, फंक्शंस बनाएं, प्रॉपर्टीज बनाएं। दूसरा होता है हम इंटरफेसेस को यूज करें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम की चीज क्या होती है और ये एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है। तो अपनी ओरिजिनल क्लास ऊप्स के अंदर हम आ जाते हैं, इसे कर देते हैं सेव करके खत्म। तो ये है हमारी क्लास और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें एक एनिमल बनाना है। तो एनिमल के लिए सबसे पहले हम मोटा मोटी एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को बनाएंगे। अब ये ब्लूप्रिंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ा तो हम समझ पा रहे होंगे कि
एक क्लास को बनाने का ब्लूप्रिंट होता है उसकी बेस क्लास इनहेरिटेंस में, और एक ऑब्जेक्ट को बनाने का ब्लूप्रिंट होता है उसकी क्लास। तो सबसे पहले हम एक एनिमल का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को क्रिएट करते हैं। अब एक क्लास बनाते हैं एनिमल नाम से। इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन हम रख लेते हैं पब्लिक वॉइड वॉक। तो एनिमल वॉक कर सकता है, इस तरीके का हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब इस एनिमल क्लास को एक नई क्लास इनहेरिट करेगी, उस क्लास को हम नाम देते हैं हॉर्स। तो क्लास हॉर्स क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, जिसके अंदर हम फिर से वॉक फंक्शन लिखते हैं पब्लिक वॉइड वॉक, और इस वॉक फंक्शन के अंदर हम कुछ डिस्प्ले कराएंगे वॉक्स ऑन 4 legs। अब एक और क्लास बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, जिसको नाम दे देते हैं हम चिकन। तो चिकन भी एक टाइप का एनिमल होता है। एक्सटेंड्स एनिमल पब्लिक वॉइड वॉक, और इसमें भी हम कुछ डिस्प्ले करा देते हैं वॉक्स ऑन 2 legs, जितना मुझे याद आ रहा है। तो अब हमने 2 क्लासेस बना दिए, हॉर्स क्लास, चिकन क्लास। दोनों क्लासेस एनिमल को एक्सटेंड करती हैं और सबके अंदर हमने एक वॉक फंक्शन बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम हॉर्स बना रहे होंगे या चिकन बना रहे होंगे तो उसके लिए क्या हमें एनिमल क्लास में क्या लिखा था वो देखने की जरूरत है, क्योंकि एनिमल क्लासेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो डायरेक्टली हॉर्स क्लास, चिकन क्लास के अंदर आ ही रही हैं। तो क्या हम वहां पर जाकर देखें, क्या यूजर के पास ये राइट हो कि वो एनिमल को जाके भी वॉक करा सके? तो यहाँ पर एक तरीके से एनिमल क्लास जो है वो इररेलेवेंट है, उसकी चीजें हमें यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है। और एनिमल का एनीवेज हम कोई ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एनिमल कोई स्पेसिफिक एनिमल तो है ही नहीं जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़े। हम हॉर्स से नया हॉर्स क्रिएट कर सकते हैं, चिकन से नया चिकन क्रिएट कर सकते हैं, एनिमल का कोई टाइप ही नहीं है, तो एनिमल हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्लास को हम कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे किया? इसमें हमने लिख दिया कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का इंग्लिश की भाषा में मतलब होता है कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई एब्स्ट्रैक्शन यानी एक ख्याल है, एक ब्लूप्रिंट है, उसको सच नहीं करना है, वो सच नहीं है, वो बस एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, पर उसको एक्चुअली यूज नहीं कर सकते। तो एनिमल क्लास भी कुछ वैसी है जिसको एक कॉन्सेप्ट की तरह हमने बना दिया कि एनिमल होता होगा कुछ जिसमें 3-4 चीजें होती होंगी, लेकिन एक्चुअल एनिमल जो बनेंगे वो तो हॉर्स और चिकन बनेंगे ना, एनिमल कुछ नहीं है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हमने उसे बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। और अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शंस को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे इस वॉक फंक्शन का कोई काम नहीं है, ये फंक्शन बस एग्जिस्ट करता है। अब हम चाहते हैं कि जो भी एनिमल क्लास बने उसमें वॉक फंक्शन तो हो ही हो, क्योंकि सारे एनिमल्स वॉक कर पाए, इसीलिए इस वॉक फंक्शन को रखना है, पर इसका कोई काम नहीं है, इसे यहाँ पे यूज नहीं करना। तो हम इस फंक्शन को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वॉक। और इस फंक्शन को अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर सीधा सेमीकोलन लगाकर हम इसको खत्म कर सकते हैं कि वॉक नाम का एक फंक्शन होगा जो हर टाइप के एनिमल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हॉर्स और चिकन बनाएंगे तो उनमें भी वॉक नाम का एक फंक्शन होगा जो आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पर जब हमने एनिमल बनाया तो उसके लिए हमारे पास आ गया वॉक, उसके लिए आ गया हमारे पास चिकन। अब मेन क्लास में क्या करेंगे, एक हॉर्स टाइप का हॉर्स बना लेते हैं और उसके लिए हम कॉल कर लेते हैं डॉट वॉक। इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं तो हमारे आउटपुट में हमारे पास आएगा वॉक्स ऑन 4 legs। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन हो गई। एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से हो गई, ऊप्स क्लास के अंदर या जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम एनिमल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल करके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल के लिए चलिए एक बार वॉक कॉल करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे ही हम एनिमल के लिए कोड रन करेंगे यहाँ पर एक एरर आएगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल। यहाँ पर इंस्टेंशिएट यानी इनिशिएट करना, क्रिएट करना। यहाँ पर हम एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट को बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट है, ब्लूप्रिंट है, उसको एक्चुअली नहीं क्रिएट किया जा सकता। और यहाँ पर जिस टाइप का हमने एरर फेस किया इसको कहते हैं रन टाइम एरर। कंपाइलेशन में यहाँ पर कोई रेड लाइन नहीं आई, जब उसको रन किया तभी एरर आया, तो वो है रन टाइम एरर। इसीलिए अगर हम ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर गलत यूज कर देते हैं तो कंपाइलेशन में कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते, जब एक्चुअली उनको यूज करना होता है रन टाइम पे
तब उन्हें डिटेक्ट करते हैं, इसलिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। पहली प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप्स के मेथड्स हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने वॉक बनाया था, इसके अलावा यहाँ पर हम चाहते तो नॉर्मल मेथड भी बना सकते थे बिना एब्स्ट्रैक्ट के, पब्लिक वॉइड ईट्स या ईट, जिसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं एनिमल ईट्स। तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया एनिमल ईट्स करके। तो यहाँ पर जो भी हम एनिमल बनाएंगे, जैसे हमने हॉर्स बनाया तो हॉर्स के लिए हम ईट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स के अंदर तो ईट फंक्शन नहीं है, लेकिन उसने इनहेरिट किया एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज को, तो ईट तो वो कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होगा वॉक्स ऑन 4 legs, फिर ईट्स। तीसरी चीज है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स ऑल्सो, यानी उसमें कंस्ट्रक्टर्स और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स पढ़ेंगे अभी क्या होते हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो एनिमल का अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसके अंदर लिख सकते हैं यू आर क्रिएटिंग अ न्यू एनिमल। इसे सेव कर लेते हैं एंड यहाँ ये दोनों हटाकर अगर हम हॉर्स के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाए हॉर्स नाम का, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटेड अ हॉर्स। इस कोड में हमने क्या किया, एक एनिमल नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया एनिमल क्लास में, एक हॉर्स नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया हॉर्स क्लास में। और अब इस कोड को रन करें तो मेन फंक्शन के अंदर ध्यान से देखें क्या कर रहे हैं, एक हॉर्स नाम की बस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जैसे ही हॉर्स को हमने क्रिएट किया, सबसे पहले लिखा आया यू आर क्रिएटिंग अ न्यू एनिमल, फिर लिखा आया क्रिएटेड अ हॉर्स। तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले तो कॉल हुआ एनिमल वाला कंस्ट्रक्टर, फिर कॉल हुआ हॉर्स वाला कंस्ट्रक्टर। यानी जब भी आप डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं, यानी चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स रन करती है जब भी आप इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करें तो इट कैन हैव फाइनल मेथड्स व्हिच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। यानी कुछ कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो फाइनल हो सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो आप वही सारे के सारे फंक्शन वैसे के वैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे अगर हमने हर्बीवोर्स बना दिया तो इसमें ईट्स के अंदर हम लिखना चाहेंगे कि हर्बीवोर जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स ही खाएंगे, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स ऊप्स के अंदर चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की, जो यूज करता है इंटरफेसेस को। इंटरफेसेस के अंदर प्योर एब्स्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल नाम का हमने फंक्शन बना दिया जिसको हॉर्स भी यूज कर सकता है, चिकन भी यूज कर सकता है, और ये फंक्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी जावा ने अलाउ कर दिया। तो ये प्योर एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। प्योर एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगी, सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन हाइड कर लेगी और सारी जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर के लिए उसे दिखा देगी। तो ऐसा प्योर एब्स्ट्रैक्शन जावा के अंदर आता है इंटरफेसेस की हेल्प से। इंटरफेसेस क्लास जैसे ही होते हैं, बस कुछ उनमें फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटरफेसेस को डिफाइन करते हैं इंटरफेस कीवर्ड से। तो हम लिखेंगे इंटरफेस और उसके बाद लिख देंगे जो भी इंटरफेस का नाम रखना चाहते हैं। तो हम एनिमल नाम रखना चाहते हैं। अब इस इंटरफेस एनिमल में हम क्या करना चाहते हैं, एक वॉक्स फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो लिख देंगे वॉइड वॉक। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनिमल जो है वो डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर हम चाहें कि एनिमल का हम कंस्ट्रक्टर बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें हमारा एरर आ गया क्योंकि इंटरफेसेस के कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते। अब अगर चाहें कि यहाँ पर हम बना दें वॉइड ईट नाम का एक फंक्शन, तो उसके अंदर एरर आ गया क्योंकि एनिमल के अंदर, इंटरफेसेस के अंदर कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो उसको हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। एनिमल की जो प्रॉपर्टी होगी उसको स्पेसिफिक एनिमल ही इंप्लीमेंट करेगा। यानी अगर हम बनाएंगे क्लास हॉर्स और इंटरफेसेस को अब यहां पर एक्सटेंड नहीं करते, इंटरफेसेस को जावा के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो लिखेंगे कीवर्ड इंप्लीमेंट्स एनिमल, और इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया यानी उसको यूज कर लिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो अब हमें क्या करना है, एनिमल का जो ये वॉक फंक्शन था इसे हमें दोबारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ उसको डिफाइन किया है, हॉर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वॉइड वॉक वॉक्स ऑन 4 legs। यहां पर लिख देते हैं पब्लिक, यहां भी लिख देते हैं हम पब्लिक। तो यहां पर हॉर्स के लिए हम कॉल कर पाएंगे वॉक। रिकैप करते हैं, एनिमल नाम का इंटरफेस बनाया, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया, फिर हॉर्स ने इंप्लीमेंट किया एनिमल को और उसने इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया यानी यूज किया।
अब इंटरफेसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इंटरफेसेस होते हैं जिसमें सारी फील्ड्स जो होती हैं, मतलब जो भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होती हैं। पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, यानी अगर यहाँ पर एनिमल में मान लीजिए हमने लिखी एक प्रॉपर्टी इंट आईज, अब नंबर ऑफ आईज अगर हमें डिफाइन करनी है तो वो यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ आईज ही हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी एनिमल के लिए ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये सारे एनिमल्स के लिए सेम होंगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिक रहेगी, यानी सारे के सारे एनिमल्स के लिए सेम होगी। फाइनल रहेगी, वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी। और पब्लिक रहेगी, यानी सबके पास एक्सेसिबल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी है मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये मेथड हमने वॉइड बनाया, अगर यहाँ से हम पब्लिक हटा भी दें तो भी ये मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी है और पब्लिक भी है। इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिक कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हॉर्स में जब हम वॉक को इंप्लीमेंट करें तब उसके सामने हमें पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर ये पब्लिक कीवर्ड हम हटा देंगे यहाँ से तो एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर पब्लिक नहीं लिखा वॉक के सामने तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होगा डिफॉल्ट, लेकिन हमारे पास होना चाहिए पब्लिक। इसका तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है क्योंकि ये एक इंटरफेस है। अब हमने इनहेरिटेंस की बात की थी तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस यानी दो बेस क्लासेस है और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास उन दोनों को यूज कर रही है। अब वो क्लासेस में पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर, लेकिन इंटरफेसेस से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इंटरफेस बनाए एनिमल और एक और इंटरफेस बना दें जिसको नाम दे दें हर्बीवोर, तो इस इंटरफेस के अंदर हम कर सकते हैं एनिमल को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हॉर्स में और हर्बीवोर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स एक एनिमल भी है और एक हर्बीवोर भी है कि सिर्फ प्लांट्स खाता है। तो इस तरीके से दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी एक साथ ले ली है हॉर्स ने। इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो जावा के अंदर क्लासेस से नहीं होता, इंटरफेसेस से होता है। ये काफी बार इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाता है, इसीलिए एम्फेसिस डाला है, इसीलिए याद होना चाहिए हमें। अब हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, एक लास्ट चीज, छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्टैटिक। जावा के अंदर स्टैटिक कीवर्ड हमने बार बार देखा होगा, स्पेशली जब भी हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन को लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब उसमें मेन का हमें मतलब पता है, वॉइड का मतलब पता है, पब्लिक का मतलब भी पता चल गया। उसमें स्टैटिक का क्या मतलब होता है? जावा के अंदर स्टैटिक एक स्पेशल कीवर्ड होता है। स्टैटिक का मतलब वो चीज जो सबके लिए एक्सेसिबल है, पब्लिक की तरह नहीं। स्टैटिक हम उन प्रॉपर्टीज को बताते हैं जो क्लास के लिए कॉमन होती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक क्लास का, मान लीजिए क्लास बनाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर हम सबसे पहले उसका स्ट्रिंग कुछ नेम डिफाइन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके स्कूल का नाम डिफाइन करेंगे। अब सोचे अगर, तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या स्कूल का नाम अलग अलग होने वाला है? नहीं, वो पूरी स्टूडेंट क्लास के लिए सेम स्कूल का नाम हम रखने चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्टैटिक। तो जैसे ही हमने स्कूल को स्टैटिक बना दिया, यानी स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सबके लिए स्कूल का नाम सेम होगा। इसको देखते हैं कैसे। मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट डॉट स्कूल करेंगे। अभी तक हम स्टूडेंट क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर डॉट करके चीजों को एक्सेस करते थे। लेकिन जिन चीजों को हम स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल्स, उनको हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट डॉट स्कूल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं JMV। तो कोई एरर नहीं आया। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम स्टैटिक चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास की चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट की चीजें नहीं है। ऑब्जेक्ट की चीज होगी उसकी प्राइवेट चीजें जो उसके लिए बनी है, जैसे उसका नाम। जो स्टैटिक हो गया वो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। अब स्टूडेंट डॉट स्कूल में हमने कुछ नाम लिख दिया, अब एक स्टूडेंट भी बना लेते हैं। student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और student1 के लिए नाम हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया टोनी। तो इस तरीके से नाम हमने लिख दिया, तो student1 डॉट नेम किया, लेकिन स्कूल किया क्योंकि वो स्टैटिक है तो उसके लिए स्टूडेंट डॉट स्कूल। लेकिन यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा सकते हैं student1 के लिए उसका स्कूल। सेव करके अगर इसे रन करें तो हमारे लिए क्या प्रिंट होकर आएगा, student1 का स्कूल जो है JMV। लेकिन अगर कल को मान लीजिए स्कूल का नाम चेंज हो गया, तो स्कूल का नाम जो भी चेंज हो जाएगा, मान लीजिए JMV की जगह अगर ABC हो गया, तो उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ स्कूल का नाम चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिक हम उन प्रॉपर्टीज को, उन चीजों को बनाते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो कॉमन रहे। अब अगर स्कूल का नाम अलग अलग रखते, अलग अलग स्टोर करते, तो क्या करना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट के लिए जाकर अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पर एक ही बार में सबके लिए अपडेट कर देंगे। ऐसे ही कुछ फंक्शंस भी स्टैटिक हो सकते हैं जो क्लास के होते हैं, जो क्लास की हेल्प से हम कॉल करते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेंज स्कूल। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर हम स्कूल चेंज करें तो यहाँ पर कर सकते हैं स्कूल इज इक्वल टू न्यू स्कूल।
तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कंपाइलर ने कि ये जो स्कूल की हम बात करें ये हमारा स्टैटिक स्कूल है, उसका नाम हम न्यू स्कूल कर देंगे। तो इस तरीके से सबके लिए एक साथ स्टैटिक वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अब स्टैटिक कीवर्ड को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं जावा के अंदर। या तो उसको प्रॉपर्टीज के सामने लगा सकते हैं जैसे हमने यहाँ लगाया, या उसको फंक्शंस के सामने लगा सकते हैं, या उसको ब्लॉक के सामने लगा सकते हैं कि किसी ब्लॉक को अगर हमें स्टैटिक रखना है तो किस तरीके से रखें, या फिर हम उसे लगा सकते हैं नेस्टेड क्लासेस के अंदर, यानी क्लास के अंदर जो क्लास बनी है उसके अंदर। अब स्टैटिक कीवर्ड की एक और खास बात होती है मेमोरी में कि स्टैटिक के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें स्टैटिक होती हैं उनको मेमोरी एक ही बार दी जाती है, और जो ऑब्जेक्ट की चीजें होती हैं उनको मेमोरी बार बार दी जाती है। इसीलिए जब भी हमें मेमोरी बचानी है और हमारे पास क्या है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है, तो उस वेरिएबल उस फंक्शन को हम स्टैटिक बना देते हैं। तो इस तरीके से अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स कवर कर लिए हैं जावा के अंदर। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होते हैं जब भी आप अपने इंटर्नशिप्स का काम करते हैं या जावा को यूज करके कभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या इवन आप लैंग्वेज स्विच कर रहे हैं। अभी आपने ये कर लिया, अब आप आगे जाकर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोई और लैंग्वेज, C++ कुछ भी यूज करेंगे या जावा के अंदर अच्छा कोड लिखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिकली कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ऊप्स का काम है चीज़ों को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना, कुछ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना ताकि कोडिंग हमारी बेटर हो सके। हम रियल वर्ल्ड में जैसे सिस्टमैटिक चीज़ें चलती हैं वैसे के वैसे पूरे के पूरे सिस्टम को उठाकर हम कोड के अंदर वैसा सिस्टम बना सकें। इसीलिए वो चीज़ हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट से समझ में आती है। एंड उसके साथ साथ हमारे इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे राउंड्स के अंदर हमारी ऊप्स की नॉलेज को काफ़ी अच्छे से चेक कर लिया जाता है। जैसे अगर हम C++ की भी बात करें तो C++ और जावा के काफ़ी सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप करते हैं। तो अगर आपने जावा का ऊप्स पढ़ लिया या C++ का ऊप्स पढ़ लिया, मतलब आपने आधे से ज़्यादा सेम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ लिया है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बस करनी पड़ेगी लैंग्वेज के हिसाब से। तो आई होप कि आज की क्लास से हमें ऊप्स समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।